नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंश स्टडी वाला में। अगर आपका सपना है रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, एनटीपीसी, पुलिस या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करना, तो आज की यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। एक बात हमेशा याद रखिए, जिस दिन आपने रोज सिर्फ 20 से 25 मिनट करंट अफेयर पढ़ने की आदत बना ली, उसी दिन आपकी सिलेक्शन जर्नी शुरू हो जाएगी। आज हम लेकर आए हैं के लिए यहाँ पर 20 जुलाई 2026 के करंट अफेयर क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर 20 जुलाई का मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। मेरे इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र मानस और महाभारत किस शहर में उद्घाटित किया गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आपका यहाँ पर बिश्केक किर्गिस्तान में यहाँ पर उद्घाटित किया गया। अब बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। यहाँ पर भारत का अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र मानस और महाभारत बिश्केक किर्गिस्तान में उद्घाटित किया गया। यह केंद्र भारतीय महाभारत और किर्गिस्तान के मानस महाकाव्य के बीच सभ्यतागत समानताओं की खोज करता है। यह भारत की सभ्यतागत कूटनीति, सिविलाइजेशन, डिप्लोमेसी और मध्य एशिया कनेक्ट रणनीति का हिस्सा है। यह पहल ICCR के तहत भारत किर्गिस्तान की संयुक्त पहल है। बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, किर्गिस्तान का राष्ट्रीय महाकाव्य मानस किस वर्ष यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल हुआ था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2009 में यहाँ पर शामिल हुआ था। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। मानस महाकाव्य 2009 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल हुआ। यह विश्व के सबसे लंबे मौखिक महाकाव्यों में से एक है, जिसमें 5 लाख से अधिक पंक्तियां हैं। भारत और किर्गिस्तान के बीच आतंकवाद रोधी सहयोग व व्यापार पर संयुक्त कार्य समूह भी सक्रिय है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा 8 से 10 जुलाई 2026 के समापन पर कुल कितने ऐतिहासिक परिणाम सामने आए, जिनमें सिविल न्यूक्लियर डील भी शामिल है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आपका 18 यहाँ पर डील शामिल है। अब बढ़ती हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। यहाँ पर पीएम मोदी की ऑस्ट्रेलिया राजकीय यात्रा 8 से 10 जुलाई 2026 के समापन पर 18 ऐतिहासिक परिणाम सामने आए। इनमें सिविल न्यूक्लियर डील, ACITI त्रिपक्षीय पहल और एक रक्षा संयुक्त घोषणा पत्र शामिल है। यह यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करती है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, ACITI प्रौद्योगिकी और नवाचार त्रिपक्षीय पहल किन 3 देशों के बीच साझेदारी है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और भारत की साझेदारी है। अब बढ़ती हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। यहाँ पर ACITI ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और भारत के बीच प्रौद्योगिकी और नवाचार त्रिपक्षीय साझेदारी है। इसकी घोषणा पीएम मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान 18 ऐतिहासिक परिणामों में से एक के रूप में हुई। यह पहल तीनों देशों में के बीच महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, इक्विली इंसुलिन आइकोडेक के संदर्भ में यह किस प्रकार की दवा है, जिसे भारत के CDSCO ने हाल ही में मंजूरी दी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, आपका विश्व का पहला साप्ताहिक बेंसल इंसुलिन, वर्ल्ड फर्स्ट वीकली बेंसल इंसुलिन को मंजूरी दी है। अब बढ़ती हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। इक्विली इंसुलिन आइकोडेक विश्व का पहला साप्ताहिक बेसल इंसुलिन है, जिसे टाइप 1 टाइप 2 मधुमेह से ग्रस्त वयस्कों के लिए भारत के CDSCO ने मंजूरी दी। यह प्रतिदिन दी जाने वाली बेंसल इंसुलिन जैसे ग्लार्जिन, डिग्लूडेक की तुलना में सप्ताह में केवल एक बार दी जाती है, जिससे रोगी अनुपालन बेहतर होता है। भारत में लगभग 10.1 करोड़ मधुमेह रोगी हैं, जिसके चलते इसे विश्व की मधुमेह राजधानी भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उससे पहले आपको दोस्तों एक बात दिल से कहना चाहता हूं, सिलेक्शन किसी एक दिन की मेहनत से नहीं होती। रोज रोज छोटे छोटे 20 से 25 मिनट ही एक दिन अपॉइंटमेंट लेटर बन जाते हैं। अगर आप रोज मेरे साथ ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो यकीन मानिए आपका कॉन्फिडेंस हर दिन बढ़ेगा। अब चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, गुजरात ने 6 लाख करोड़ के निवेश लक्ष्य के साथ अपनी पहली समर्पित नीति किस क्षेत्र के लिए 9 जुलाई 2026 को गांधीनगर में लॉन्च की?
आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, डेटा सेंटर नीति 2026 से 29 यहाँ पर गांधीनगर में लॉन्च की। अब बढ़ती हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। गुजरात ने डेटा सेंटर नीति 2026 से 29 लॉन्च की, जिसका लक्ष्य 6 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करना है। इस नीति की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के गांधीनगर में की। यह सब्सिडीयुक्त भूमि, सिंगल विंडो अनुमोदन और नवीकरणीय ऊर्जा लिंकेज प्रदान करती है। गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर और राजकोट में प्रमुख डेटा सेंटर क्लस्टर पहले से मौजूद है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, IMF ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर में के पूर्वानुमान को घटाकर कितना कर दिया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका 6.4% घटाकर कर दिया। अब बढ़ती हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। IMF ने अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक परिदृश्य WEO रिपोर्ट में भारत की वित्त वर्ष 2026-27 की GDP वृद्धि दर 0.1% अंक घटाकर 6.4% कर दी। वहीं IMF ने वित्त वर्ष 2027-28 के लिए वृद्धि पूर्वानुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया, जो मध्यम अवधि में मजबूत संभावनाओं को दर्शाता है। इसी अवधि में एशियाई विकास बैंक ADB ने भारत के FY27 पूर्वानुमान को 6.9% से घटाकर 6.6 कर दिया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, RBI ने साउथ इंडियन SIB के नए प्रबंधक निदेशक व CEO के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका यहाँ पर महेश मुरलीधर पाई को यहाँ पर मंजूरी दी है। अब बढ़ती हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। यहाँ पर RBI ने महेश मुरलीधर पाई को साउथ इंडियन बैंक SIB के MD व CEO के रूप में 3 वर्ष के कार्यकाल 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हेतु मंजूरी दी है। वर्तमान MD व CEO PR शेषाद्री अक्टूबर 2023 से इस पद पर हैं। SIB का टैगलाइन एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, विदेश मंत्रालय ने उत्तर कोरिया DPRK में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर, आपका यहाँ पर सही जवाब है ए, आपका संजीव जैन को यहाँ पर नियुक्त किया। अब बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। यहाँ पर विदेश मंत्रालय MEA ने संजीव जैन को उत्तर कोरिया DPRK में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया। उत्तर कोरिया का आधिकारिक नाम डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। यह नियुक्ति भारत की पूर्वोत्तर एशिया कूटनीति के तहत महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, कन्याकुमारी के 17 वर्षीय अस्वस्थ एस ने पुणे इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर राउंड रॉबिन 2026 में अंतिम GM नॉर्म हासिल कर भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव प्राप्त किया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर 98वें रैंक यहाँ पर का गौरव प्राप्त किया। अब बढ़ती हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। अस्वथ एस कन्याकुमारी पुणे इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर राउंड रॉबिन 2026 में अपना अंतिम GM नॉर्मल हासिल कर भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर बने। उन्होंने अंतिम राउंड में अमेरिका के FM कन वैद्यनाथन को काले मोहरों से हराया और 9 राउंड में 7 अंक, 6 जीते, 2 ड्रा, 1 हार के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। उन्होंने पहले ग्रेके ओपन और बुडापेस्ट में पहला व दूसरा GM नॉर्म हासिल किया था, जहां उन्होंने 2500 फाइड रेटिंग भी पार की थी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न से पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आपका 10 में से 8 सही हुआ है तो आपका कमेंट में लिखिए मिशन सिलेक्शन 2026, और अगर गलत हो रहे हैं तो बिल्कुल परेशान मत होइए, गलतियां ही बताती हैं कि अभी क्या सीखना बाकी है। तो चलिए अब बढ़ती हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। इंग्लैंड की बल्लेबाज टैमी ब्यूमोंट, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, का अंतिम मैच किस ऐतिहासिक आयोजन में होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, लॉर्ड्स में भारत के विरुद्ध पहला महिला टेस्ट यहां पर होगा आयोजन। अब बढ़ती हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। टैमी ब्यूमोंट का अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच लॉर्ड्स में भारत के विरुद्ध पहला महिला टेस्ट होगा। उन्होंने अपने कैरियर में 7325 रन और 14 शतक बनाए हैं। वे तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों टेस्ट, वनडे, T20I में शतक लगाने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी हैं। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका,
राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस नेशनल फिश फार्मर डे प्रति वर्ष 10 जुलाई को किस उपलब्धि की याद में मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय प्रमुख कॉर्प्स का सफल प्रेरित प्रजनन 1957 के उपलब्धि में मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। यहाँ पर राष्ट्रीय मत्स्य दिवस डॉक्टर हीरा लाल चौधरी और डॉक्टर KH अली कुन्ही द्वारा 10 जुलाई 1957 को भारतीय प्रमुख कॉर्प्स मेजर कॉर्प्स के सफल प्रेरित प्रजनन को याद में मनाया जाता है। यह भारतीय जल कृषि एक्वाकल्चर के इतिहास की एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जाती है। यह दिवस मत्स्य पालकों के योगदान को मान्यता देने और सतत मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, RBI द्वारा 1 जुलाई 2026 से प्रभावी रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना RBIOS 2026 के तहत उपभोक्ता को परिणामी वित्तीय हानि हेतु अधिकतम कितना मुआवजा दिया जा सकता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी, यहाँ पर 30 लाख का मुआवजा दिया जा सकता है। अब बढ़ती हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। RBIOS 2026 के तहत उपभोक्ता को परिणामी वित्तीय हानि हेतु अधिकतम 30 लाख तक का मुआवजा दिया जा सकता है। समय की हानि, व्यय व उत्पीड़न, मानसिक कष्ट के लिए अलग से अधिकतम 3 लाख तक का मुआवजा देय है। इस योजना के तहत विवादों की राशि पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है और यह सभी बैंकों, NBFCs, PPI जारीकर्ताओं व CICS पर लागू होती है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR का परीक्षण किस स्थान पर किया जहां जिसने 60 किमी की न्यूनतम रेंज को सटीकता से मान्य किया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका ITR चांदीपुर ओडिशा में यहाँ पर मान्य किया। अब बढ़ती हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। यहाँ पर DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR का परीक्षण एकीकृत परीक्षण रेंज ITR चांदीपुर ओडिशा में किया। इसने उपयोगकर्ता द्वारा निर्धारित न्यूनतम 60 किमी की रेंज को सटीकता से पूरा किया। इसे पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से दागा गया, जिसे ARDE पुणे ने HEMRL, DRDL व RCI हैदराबाद के सहयोग से विकसित किया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय नौसेना का डिग्रिसिट 10 दृष्टि 10 मानव रहित हवाई वाहन UAV 8 जुलाई 2026 को किस स्थान के निकट दुर्घटनाग्रस्त हुआ? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए, यहाँ पर पोरबंदर गुजरात में यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। अब बढ़ती हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। भारतीय नौसेना का डिग्रिसिस्ट 10 UAV पोरबंदर गुजरात के निकट 8 जुलाई 2026 को दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। जांच हेतु कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया। डिग्रिसिड 10 एक निगरानी ड्रोन है जिसका उपयोग भारतीय नौसेना समुद्री सीमाओं की निगरानी के लिए करती है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न से पहले दोस्तों, कंपटीशन लाखों लोगों से नहीं होता, कंपटीशन सिर्फ उस इंसान से होता है जो कल आप थे। आज अगर आप कल से बेहतर हैं तो समझ लीजिए सिलेक्शन की तरफ एक कदम और बढ़ चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कामराजार पोर्ट लिमिटेड KPL ने कैपिटल रेजिंग फेज VI पूर्ण करने के लिए बाद विशाखापट्टनम के बाद भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बनकर कितने मीटर का ड्राफ्ट प्राप्त किया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर 18 मीटर का ड्राफ्ट प्राप्त किया। अब बढ़ती हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। यहाँ पर कामराजार पोर्ट लिमिटेड KPL ने कैपिटल रेजिंग फेज VI पूर्ण करने के बाद 18 मीटर का ड्राफ्ट हासिल किया, जिससे यह केप साइज जहाज़ों को संभालने में सक्षम हुआ। यह विशाखापट्टनम के बाद ऐसा करने वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह है। पूर्व में एन्नोर पोर्ट लिमिटेड नाम से जाना जाने वाला यह भारत का पहला निगमकृत प्रमुख बंदरगाह है जो चेन्नई से लगभग 24 किमी उत्तर में कोरोमंडल तट पर स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, ब्रिक्स हेड्स ऑफ एंटी ड्रग एक्सचेंज की बैठक 6 से 7 जुलाई 2026 के समापन पर अपनाई गई घोषणा किस शहर के नाम पर रखी गई? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुवाहाटी के नाम पर रखी गई। अब बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। यहाँ पर गुवाहाटी घोषणा पत्र असम के गुवाहाटी में आयोजित ब्रिक्स एंटी ड्रग एजेंसी प्रमुखों
की बैठक 6 से 7 जुलाई 2026 में अपनाया गया। इसका उद्देश्य वास्तविक समय आसूचना साझाकरण, डिजिटली तकनीक व एआई के माध्यम से मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध सहयोग बढ़ाना है। इसकी नोडल मंत्रालय गृह मंत्रालय एमएच है। ए है भारत की ब्रिक्स 2026 की थीम बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व इलाहाबाद उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध जांच समिति का रिपोर्ट सदन में रखने का निर्णय लिया जो इस्तीफा दे चुके हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आपका यहाँ पर यशवंत वर्मा यहाँ पर जो निर्णय लिया। अब बढ़ती हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के विरुद्ध 3 सदस्यीय समिति की जांच रिपोर्ट सदन में रखने का निर्णय लिया। भले ही वे अप्रैल 2026 में इस्तीफा दे चुके हैं। 2025 में उनके आधिकारिक आवास पर जले हुए करेंसी नोट मिलने के बाद सर्वोच्च न्यायालय की आंतरिक जांच में उन्हें दुर्व्यवहार का दोषी पाया गया था। 146वीं लोकसभा सांसदों ने हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। समिति का गठन जजेज इंक्वायरी अधिनियम 1968 के तहत हुआ। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तराखंड में पीएम विकास योजना के तहत छठे लोक संवर्धन पूर्व पर्व का शुभारंभ देहरादून के परेड ग्राउंड में किन दो गणमान्य व्यक्तियों ने किया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए, यहाँ पर किरण रिजिजू और सीएम धामी ने यहाँ पर आपका किया। अब बढ़ती हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। उत्तराखंड में पीएम विकास योजना के तहत छठे लोक संवर्धन पर्व का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के परेड ग्राउंड में किया। पीएम विकास प्रधानमंत्री विकास से कौशल से समान योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के कौशल विकास व सशक्तिकरण पर केंद्रित है। इस उत्सव में विभिन्न राज्यों के पारंपरिक शिल्प व उत्पादों का प्रदर्शित किया गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कर्नाटक देश का कौन सा पूर्ण साक्षर राज्य ULLAS कार्यक्रम के तहत बना? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 6 ऑप्शन सी, यहाँ पर छठा देश बना। अब बढ़ती हैं अगले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कर्नाटक उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत देश का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। किसी राज्य को तब पूर्ण साक्षर माना जाता है जब 15 वर्ष व उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में साक्षरता दर एक निर्धारित उच्च सीमा तक पहुंच जाती है, 100% नहीं। उल्लास कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में सभी के लिए आजीवन शिक्षा सुनिश्चित करना है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय कृषि मंत्रालय की प्रगति परियोजना के तहत गांवों के लगभग कितने युवाओं को कृषि उद्यमी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर 20,000 को यहाँ पर प्रशिक्षित किया जाएगा। अब बढ़ती हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। प्रगति परियोजना के तहत देश भर के गांवों के लगभग 20,000 युवाओं को कृषि उद्यमी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। यह कार्यक्रम जुलाई 2026 में भारत के सभी राज्यों में नहीं बल्कि चयनित क्षेत्रों में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कृषि आधारित स्वरोजगार व उद्यमिता से जोड़ना है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, समृद्ध ग्राम इंटीग्रेटेड फिजिटल सर्विस डिलीवरी मॉडल ने विश्व सूचना समाज शिखर सम्मेलन WSIS पुरस्कार 2026 किस एक्शन लाइन के तहत जीता? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर C6 सक्षम वातावरण इनेबलिंग एनवायरनमेंट यहाँ पर आपका एक्शन लाइन तहत जीता। अब बढ़ती हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। यहाँ पर समृद्ध ग्राम इंटीग्रेटेड फिजिकल सर्विस डिलीवरी मॉडल ने एक्शन लाइन C6 सक्षम वातावरण इनेबलिंग एनवायरनमेंट के तहत WSIS पुरस्कार 2026 जीता। यह मॉडल ग्रामीण क्षेत्रों में भौतिक, फिजिकल और डिजिटल सेवाओं को एकीकृत कर नागरिक सेवा वितरण को सुगम बनाता है। WSIS पुरस्कार सूचना व संचार प्रौद्योगिकी ICT के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में उत्कृष्ट पहलों को मान्यता देते हैं। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने सनत नगर से कितने करोड़ रुपए की 7 ESI स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ किया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका 668 करोड़ रुपए का शुभारंभ किया। अब बढ़ती हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। यहाँ पर मंत्री मांडविया ने सनत नगर से 668 करोड़ की 7 ESI स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ किया। असम, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में नई ESI सुविधा शुरू की गई जो देश भर के 53 लाख ESI लाभार्थियों को चिकित्सा सेवा प्रदान करेंगी।
इसी दौरान शहरी कार्बन उत्सर्जन घटाने हेतु 325 प्रदूषण मुक्त बसें भी लॉन्च की गई। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में जोड़े गए नए जीआई टैग उत्पादों में नालंदा बावन ब्यूटी साड़ी और बिहू पेपा के साथ कौन सा शिल्प भी शामिल है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी, यहाँ पर खुजराहो मेंटल क्राफ्ट यहाँ पर आपका शामिल है। अब बढ़ती हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। यहाँ पर नए जीआई टैग उत्पादों में नालंदा बावन ब्यूटी साड़ी बिहू पेपा के साथ खुजराहो मेंटल क्राफ्ट भी शामिल है। बिहू पेपा असम का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है जो बिहू उत्सव के दौरान बजाया जाता है। जीआई टैग किसी उत्पाद की भौगोलिक पहचान और पारंपरिक विशिष्टता को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, विश्व जनसंख्या दिवस 2026 11 जुलाई की थीम क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए, आपका यहाँ पर सही जवाब है आज और भविष्य के लिए युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना यहाँ पर आपका थीम है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उससे पहले आपका इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 2026 की थीम है आज और भविष्य के लिए युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं का साकार करना। यह यूएन का दिवस जो 11 जुलाई को परिवार नियोजन और मातृ स्वास्थ्य पर केंद्रित होकर मनाया जाता है। इस वर्ष यहाँ पर 1,08,000 युवाओं के सर्वेक्षण पर आधारित लाइफ चॉइस एंड फ्यूचर्स रिपोर्ट भी तैयार की गई है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, इजराइल ने भारत इजराइल पैटर्न सहयोग हेतु वर्ष 2026 में कितनी राशि एनआईएस में आवंटित की? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर 40 लाख एनआईएस यहाँ पर आवंटित की। अब बढ़ती हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। यहाँ पर इजराइल ने भारत इजराइल पैटर्न सहयोग के लिए वर्ष 2026 में 40 लाख 4 मिलियन एनआईएस आवंटित किए हैं। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच पैटर्न संबंधों और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। भारत इजराइल के प्रमुख पैटर्न स्रोत बाजारों में से एक है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत ने वाणिज्य भवन नई दिल्ली में आयोजित एक द्विपक्षीय बैठक 6 से 10 जुलाई 2026 हाइब्रिड प्रारूप की सह अध्यक्षता किन दो अधिकारियों ने की? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए, यहाँ पर आपका नितिन कुमार यादव भारत और मस्तूरा अहमद मुस्तफ़ा मलेशिया ने यहाँ पर की है। अब बढ़ती हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। यह बैठक वाणिज्य भवन नई दिल्ली 6 से 8 जुलाई 2026 के दौरान हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित हुई थी तथा इसकी सह अध्यक्षता नितिन कुमार यादव भारत व मस्तूरा अहमद मुस्तफ़ा मलेशिया ने की। यह बैठक भारत मलेशिया व्यापारिक व आर्थिक संबंधों की समीक्षा से संबंधित है। यह भारत के आसियान क्षेत्र के साथ व्यापार सहयोग को सुदृढ़ करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, काम राजार पोर्ट को भारतीय पतन अधिनियम 1908 के तहत भारत का 12वां प्रमुख बंदरगाह कब घोषित किया गया था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका मार्च 1999 में घोषित किया गया था। अब बढ़ती हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। काम राजार पोर्ट को मार्च 1999 में भारतीय पतन अधिनियम 1908 के तहत भारत का 12वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था। इसका वाणिज्यिक परिचालन 1 फरवरी 2001 से शुरू हुआ। यह पहले एन्नोर पोर्ट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। यह भारत का पहला निगमकृत प्रमुख बंदरगाह है जो लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल पर संचालित होता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, CII-GCC बिजनेस समिट 2026 के अनुसार भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स GCCS की संख्या और उनमें कार्यरत कर्मचारियों की संख्या लगभग कितनी है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका 2000 प्लस केंद्र 20 लाख कर्मचारी यहाँ पर लगभग संख्या है। अब बढ़ती हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। CII-GCC बिजनेस समिट 2026 के अनुसार भारत में 2000 से अधिक GCCS हैं जिनमें लगभग 20 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। यह क्षेत्र लगभग $100 बिलियन भारत के GDP का लगभग 2% का राजस्व उत्पन्न करता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA और केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि GCCS को लागत लाभ से आगे बढ़ाकर नवाचार का केंद्र बनाना चाहिए। अब बढ़ती हैं अगले और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न के ऊपर। आपका, भारत विश्व स्तर पर उद्यम AI इंटरप्राइजेज AI प्रतिभा के मामलों में किस स्थान पर है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, दूसरे स्थान पर है। अब बढ़ती हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। यहाँ पर भारत विश्व स्तर पर उद्यम AI इंटरप्राइजेज AI प्रतिभा का दूसरा सबसे बड़ा आधार है। यह जानकारी CII-GCC बिजनेस समिट 2026 में साझा की गई जहां GCCS को नवाचार का केंद्र बनाने पर बल दिया गया। चुनौतियों में बढ़ती घरेलू लागत, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और प्रतिभा की कमी शामिल है।
ये रहे आज के आपके टॉप 30 करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो दोस्तों आज के टॉप 30 करंट अफेयर यहीं समाप्त होते हैं। कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि आज कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को हंस स्टडी वाला को सब्सक्राइब करिए और याद रखिए सरकारी नौकरी किस्मत से नहीं रोज की मेहनत से मिलती है। मैं रोज आपके लिए ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।